हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एकेडमी। आज हम हाजिर हैं विद न्यू टॉपिक ऑफ ISO 9001 2015 फॉर क्लाउज नंबर 7 विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मिडल सपोर्टिंग क्लाउज जिसका नाम ही सपोर्ट है। इसमें हम क्या नया पढ़ेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा कि PDCA प्लान होता है, प्लानिंग होती है, ऑपरेशन भी आपने पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी स्टैंडर्ड में, या अगर ऑपरेशन वाली वीडियो अब तक नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। और डिस्क्रिप्शन में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं, जो आपके ही फ़ायदे के लिए होती हैं। ओके, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनफैक्ट ये चीज़ हमेशा देखिए कि उसके लिए उसके पास एक सपोर्ट की एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट की एक्टिविटी नहीं होगी, अब सपोर्ट क्या होता है यही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैं आपका माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि सपोर्ट की एक्टिविटी के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। और खासकर जो सब क्लॉजेज हैं इस क्लॉज के, जो 7.1 से लेकर 7.5 तक है, जब आप उसको देखेंगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एनएक्स एक्सएल में क्यों सपोर्ट का क्लॉज दिया गया। क्योंकि एनएक्स एक्सएल, एज वी नो दैट, जो अब एनएक्स एल हो चुका है, हमें ये पता है और हम ये जानते हैं कि ये जो एनएक्स एल है उसमें क्लाउज 4 से लेकर 10 तक ऑडिटेबल सारे के सारे जो ये क्लाउज हैं वो यूनिफॉर्म रहेंगे। क्योंकि उसको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि दूसरे जितने भी ISO के स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेबल रहें। तो उसमें क्लाउज 7 जो है वो हर जगह आपको मिलेगा, और यही बेसिक 5 क्लाउजेज आपको हर जगह मिलेंगे लाजमी तौर पर। तो नंबर 1 है 7.1, लेट्स टेक रिव्यू ऑन इट। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई ऑर्गेनाइज का सर्विसेज प्रोवाइड करेगी या डिटरमाइन करेगी, उसके लिए दो चीज़ें वो ज़्यादातर फोकस करती है। देखें, सबसे पहले तो उसको एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, अपने बिजनेस प्रोसेस को उसमें इस्टेब्लिश करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर वक्त के साथ मेंटेन एंड देन कंटिन्यू इंप्रूव करना है। तो उसके लिए वो कहता है कि दो चीज़ें उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो यहाँ पर भी दी गई A एंड B। नंबर 1, इतनी कैपेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो अपने काम के दौरान जितनी भी रुकावटें इंटरनली वो उसको रिजॉल्व करें, और एक्सटर्नली जो भी रिकॉर्ड है उसको भी रिजॉल्व करे, जो पॉइंट बी है। और उसको पता हो कि क्या चीज़ की नीड है, किस जगह पर आकर वो परेशान हो रहा है, अदरवाइज वो फंस जाएगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। और इस तरह वो कभी भी अपने रिसोर्स को, चाहे वो इंटरनल रिसोर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल रिसोर्स हो, वो उसके झगड़ों में ही पड़ा रहेगा, और कभी भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा जिसकी उसको नीड है। दूसरा, इसी में कंटिन्यूएशन में पीपल, उसको ये पता हो राइट टाइम, राइट पर्सन फॉर द राइट टाइम और फॉर द राइट जॉब, उसको पता हो, ताकि इफेक्टिवनेस और इम्प्लीमेंटेशन में जो एफिशिएंसी है वो बंदों के जरिए आनी है। तो कॉम्पिटेंट बंदे, जो कि कॉम्पिटिशन का कॉम्पिटेंस का जो क्लाउज है 7.2, वो भी अगला ही है। बट यहाँ पर पीपल का मतलब ये कि जो भी ऑपरेशन और प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड में, वहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो और उनकी परफॉर्मेंस एज पर ऑर्गेनाइजेशन की दी गई जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक। इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है, अब जब रिसोर्स की तरफ हम जाएंगे तो एक रिसोर्स तो हो गया पीपल, रिसोर्सेज देन पीपल एंड देन उसके बाद वो आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक आप एक शख्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, सही आदमी को सही टूल सही वक्त पर नहीं देंगे, वो आपकी आउटकम नहीं दे पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लाजमी तौर पर जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना, चाहे आपका प्रोडक्ट गुड्स हो या सर्विसेज हो, इन एनी टर्म, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लाजमी देना है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ों का ISO ने इस बार एड किया है जो पहले कभी नहीं किया गया। जिसको फोकस करना है वो है सोशल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। इन इसको एक ऐसा एनवायरनमेंट आपने देना है कि उसके पास एक प्रॉपर रूम हो, एक कैपेसिटी हो, या प्रॉपर एक रूम से मीन्स एक प्रॉपर एक जगह हो जिसमें वो काम कर सके, वैसा एनवायरनमेंट हो, पीस ऑफ माइंड वहाँ पर हो। साइकोलॉजिकल में पीस ऑफ माइंड आ गया, उसको कोई टाउंट ना हो, कोई हरासमेंट ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस तरह की चीज़ें साइकोलॉजिकल है। इसमें सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, वर्किंग आवर्स भी आ गए। तो एक बंदे की कैपेसिटी है, या ग्रुप ऑफ पर्सन की कैपेसिटी है 8 घंटे, हम उससे काम करा रहे हैं 12 घंटे या 16 घंटे, तो आपकी प्रोडक्शन कभी भी एज पर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, आप प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल लेंगे, हो सकता है कुछ पैसे बचा लें, बट अल्टीमेटली आप पैसे गंवा रहे हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ से जा रही है। और फिर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल को सुधारने में, तो इट्स बेटर कि आप क्वालिटी कंट्रोल के पैसे कम करके साइकोलॉजिकली आप उनको फिट रखें, प्रोडक्शन में बंदे बढ़ा दें, ताकि एक बंदा 8 से 10 घंटे ज़्यादा ज़्यादा काम कर सके, और क्वालिटी में वैसे ही सब कुछ इम्प्रूव हो। फिर एक और क्लाउज यहाँ पर आता है नॉन कन्फर्मिटी। वो नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट एक चीज़ होती है जो क्लाउज 8 में है।
जिसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने कहा दी गई है। तो यू विल फाइंड आउट कि काम के दौरान कैसे आउटपुट्स आते हैं क्लाउज 8.7 में। सोशल सोशल एनवायरनमेंट आपने देना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया है। अ, इसमें आपने लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो सोशली फिट रहें, आपस में कम्युनिकेशन चैनल वहाँ बना रहे, एक दूसरे वो उनको पता हो कि अगर हमें कोई दिक्कत है काम करने में, कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो हमें किसको बोलें, किससे बात करें ताकि उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, फर्स्ट ऑफ दिस क्लास 715 मॉनिटरिंग इमेजिंग रिसोर्सेज। जी, जब भी आप किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, खासकर जहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह हो रही हो, जहाँ पर वजन वगैरह का हिसाब रखा जाता हो, अपने प्रोडक्ट को मेजर करने की बात होती हो। लेट सपोज एक ऐसी कंपनी है जो टेक्सटाइल गारमेंट की है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको पता होता है कि शर्ट का साइज वगैरह, तो वहाँ मेजरिंग टेप और कितना माल गया, कितना वेस्ट निकला, उसको वो वेट करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वेट करने के लिए वो कहते हैं कि आपने ऐसे रिसोर्सेज वहाँ कायम करने, जिसके लिए आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं, वेजिंग स्केल हो गया, वेइंग स्केल हो गया। इसके अलावा कोई डाइंग कंपनी है या ऐसी कंपनी है जहाँ पर वेसल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर गैस की पाइपलाइन जा रही है, पानी का प्रेशर मॉनिटर करना है, तो वहाँ पर बाकायदा टेम्परेचर मीटर और फ्लो के मीटर्स लगे हुए होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो चीज़ का फ्लो कितना हुआ, गैस का यूटिलाइजेशन कितना हुआ, यूनिट कितने बर्न हुए। लेट सपोज कि जो आपकी इलेक्ट्रिक है, वहाँ से आपको पता चले कि कितने यूनिट आपने बर्न की। तो उन तमाम चीज़ों के लिए जो वो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है या वो रिसोर्स यूज़ किया जा रहा है, उसको कैलिब्रेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि हमारी जो मेजरिंग इक्विपमेंट या रिसोर्स है वो कहीं आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है। क्योंकि इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर एक चीज़ आपकी बन गई और आपने उसको कैलिब्रेट नहीं किया और बनने के बाद वो कस्टमर ने क्लेम कर दिया, तो अब आपको भुगतना पड़ेगा। आज आपने अपने कैलिब्रेशन के पैसे बचाने के चक्कर में आपका पूरा का पूरा लॉट कैंसिल होकर आपके सर पे आ गया, जो मिलियनों डॉलर का हो सकता था। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फिर इसके अलावा एक और चीज़ वो कहता है, जब आप उसको कैलिब्रेट करवा लें, तो आई सजेस्ट कि कैलिब्रेशन के लिए मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छी कंपनियां भी हैं, चीपेस्ट कंपनियां भी मौजूद हैं। इट्स ऑल अप टू योर टेस्ट कि आप कहाँ जाते हैं, बट आप अपनी चीज़ को थर्ड पार्टी लेवल पे लाजमी तौर पर उसको चेक करवाएं, अश्योर करवाएं। और जब वो चीज़ अश्योर हो जाए, तो इट डजेंट मीन कि सिर्फ सर्टिफिकेट आ गया या उस पर आपने स्टिकर लगा लिया कि हाँ भाई मेरा ये रिसोर्स जो है ना वो ठीक था। हो सकता है कभी वो गिर जाए, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, या बाजार वो अच्छा रिजल्ट दे रहा हो मगर वो डैमेज हो जाए, तो या उसकी एडजस्टमेंट आउट हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि उन तमाम इक्विपमेंट्स को आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ, ट्रेसेबिलिटी के साथ सेफ गार्ड देना है, इनको प्रॉपर जगह रखना है। कैबिनेट बना लें या किसी पर्सन को असाइन कर दें कि भाई ये तुम्हारे ज़िम्मे में रहेगा, तुम्हारे कैबिनेट में रहेगा। तो इतना जो है ये रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। आप अपनी चीज़ों को टेक केयर कर सकते हो। ज़ाहिर सी बात है, जब तक वो जितना वो ख़राब होगा आपके एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली आप आईएसओ कराई इसलिए लें ताकि आपके एक्सपेंसेस कम हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको उन्होंने सब क्लॉज में रखा है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर अगर कभी आईएसओ का वर्जन रिवाइज हुआ, तो ये अपने आप में क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि ये आप समझे, ये खासकर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। वैसे तो सबके लिए, पर चूंकि जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं कि भाई मुझे अपना बिजनेस करना, ये उनके लिए पॉइंट है। यानी जब भी कोई काम शुरू करेंगे आप, तो आपको पता हो उस काम के अप्स एंड डाउन्स क्या हैं। आपको पता हो कि उस काम को करने का तरीका क्या है, उस काम का ए बी सी और जी क्या है, उसके लॉसेस क्या हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उस काम को करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कहाँ लगाना है पैसा, किस बंदे को रखना चाहिए, मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन, ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। यानी ये इतना छोटा है कि देखिए ख़त्म भी हो गया। तो देयरफॉर आई एम जस्ट सेइंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये पता लगाना हो कि मुझे काम कैसे करना है, ये इस क्लाउज के तहत ISO 9001 716 में कहता है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जो आपका बिजनेस प्रोसेस है, यू मस्ट नो कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए और कैसे आप वो रिजल्ट्स लाएंगे जिससे आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज फेल ना हो। ओके जी, क्लाउड 7.1 क्लोज्ड। 7.2 कंपिटेंस, इट्स वेरी इजी।
कि ज़ाहिर सी बात है जब आप कभी भी हायर करेंगे तो डेफिनेटली कॉम्पिटेंट बंदा ही हायर करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर लेट्स सपोज आप एक इंजीनियरिंग कंपनी है तो आपकी कंपनी में कितने इंजीनियर्स होने चाहिए और कौन से लेवल पे कौन से इंजीनियर से क्या काम करना है, उसको कॉम्पिटेंस टेबल आपने बनाना है। और ये ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रखता है, एचआर डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं। एचआर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट आती है कि आपने बंदे हायर करने, तो उसको पहले ही पता होता है कि उसकी क्वालिफिकेशन ये है। वो बार बार भागते नहीं जाएगा कि कौन सा बंदा चाहिए। और जाहिर सी बात है इंजीनियर चाहिए तो उसको मिस्त्री वो पकड़ के नहीं लाएगा, उसको पहले ही अलोकेट हुआ हुआ होता है कि इंजीनियर चाहिए, इस कैलिबर का चाहिए और इतनी सैलरी में मुझे चाहिए। पूरा एक प्लान होता है जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया, जिसको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी कहा जाता है। कुछ भी कहा जाए, इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ याद रखिए, हर बंदा हायर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अच्छा वो महंगा मिले सस्ता मिले वो बात की बात है, डिपेंड्स अपॉन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी जगहों में यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट आ जाती है। लीगल रिक्वायरमेंट कहती है अगर आप कोई फार्मेसी है, आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो आपका क्वालिटी एश्योरेंस पीएचडी होना चाहिए या वो खुद डी फार्म होना चाहिए। तो आपने डी फार्म ही रखना है, आपने इसके अलावा अब रखना ही नहीं है। अदरवाइज आपकी आपको जो ड्रग रेगुलेटरी जो आपकी कंट्री की है वो आपको कभी भी लाइसेंस नहीं देगी और आपका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, फिर आप कंपनी चलाते रहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लीगल रिक्वायरमेंट को चैलेंज कर जाएं। इसीलिए ये जो क्लॉज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये तमाम बातें वो कहता है। और फिर लास्ट में पॉइंट डी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस तरह मैंने कहा एक टेबल बनेगा कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया का, उसकी रिक्वायरमेंट को रिटेन करना और वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहना। 7.3, जब आप अवेयरनेस, जब भी आप लोगों को हायर कर लेते हैं, अपने स्टाफ को आप जब अपने पास रखते हैं तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ उनको आपने ट्रेनिंग देनी है। आपको उनको बताना है कि चूंकि क्वालिटी सिंस इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ ISO 9001 फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी आपने उसको बतानी है, आपको उसको आपने अपने डिपार्टमेंटल कोर रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, जो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है वो बताने के देखो भाई मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंस वाले को आप प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताएंगे, फाइनेंस को बताएंगे कि मुझे इस लेवल पे कॉस्ट लानी है और इस लेवल पे रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका पॉइंट ऑफ क्वालिटी ये है। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस को रिजेक्शन कम करने की बात करनी है, फाइनेंस की बात नहीं करनी। ह्यूमन रिसोर्स को कम पैसों में अच्छा एम्प्लॉय लाने की बात करनी है। इसी तरह मेंटेनेंस को कम पैसों में अच्छी प्रिवेंशन लाने की बात करनी है, तो ये उस ऑब्जेक्टिव की बात है। तो ये सारी बातें जब आप उसको बता रहे हो, यही अवेयरनेस और यही ट्रेनिंग है। अब आप थर्ड पार्टी कंसल्टेंट से, लेट सपोज हमसे अगर आप सर्विस लेते हैं, तो वी आर दोज पीपल जो हम आपके एम्प्लॉय को आके ये बताते हैं कि वो देखो भाई ये आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और डेफिनेटली वी फर्स्ट नेगोशिएट विद द टॉप मैनेजमेंट कि वो चाह क्या रही है, क्योंकि अवेयरनेस के वक्त एम्प्लॉय की बेसिक नीड अगर उसको नहीं मिल रही, वो आपकी कभी भी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। जिसके लिए हमारी वीडियो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, जिसमें हम बता रहे हैं नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो क्या होती है। इसके अलावा उनको आप फिर लोगों को इन्वॉल्व करें अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस कैसे आएगी। इफेक्टिवनेस सिंपली ये है कि जो काम आपने प्लान किया वैसा आपने इसको इनपुट में यूज़ किया एंड देन वैसा ही आपके पास आउटपुट आ गया, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और ये तब आता है जब आप क्वालिटी प्लान बनाते हैं, एसओपीज बनाते हैं, लोगों को अच्छे से समझाते हैं। तो जब समझाने का क्लॉज आता है, समझाने की बात आती है, तो 7.3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज विच नेम इज अवेयरनेस। जब सारी बातें हो जाएंगी तो आपने लोगों को कम्युनिकेट भी तो करना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनली और एक्सटर्नली आपने अफेयर्स कम्युनिकेट कैसे करने अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि आप इस बात को यूँ देखें कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है, वो यही फेल होती है कि वो अपने लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाती। कोई प्रोसीजर चेंज होता है, वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। लीडरशिप ये समझती है कि हाँ सब अंडरस्टूड है, वो समझ गया होगा, नहीं ऐसा नहीं। और वो पुराने प्रोसीजर के हिसाब से ही काम कर रहा होता है और वो बेचारा एंड वक्त पर डांट भी खा रहा होता है। लेट सपोज क्वालिटी एश्योरेंस को प्रोडक्शन वाला या सेल्स वाला प्रोसीजर या मार्केटिंग का प्रोसीजर नहीं मिला, या खासकर प्लानिंग का प्रोसीजर नहीं मिला जो प्रोडक्शन में चलना था, या वो उसमें चेंज आ गया और इतना बड़ा ब्लेंडर हो जाए कि वो क्वालिटी एश्योरेंस को नया वर्जन ना पहुंचे, तो वो तो पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक कर रहा होगा, जबकि कस्टमर ने कुछ और मांगा था। तो उस वक्त एक नया ऑर्डिनेंस निकाला प्लानिंग डिपार्टमेंट के, देखो भाई इस कस्टमर के लिए हमारा जो मौजूदा सिस्टम है हम उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और नया क्वालिटी क्राइटेरिया जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वी आर जस्ट टॉकिंग, वो उसको ना मिले, किसी भी वजह से ना मिले, या कोई चेंज ना मिले, या कोई एक पर्टिकुलर चीज हो जो उससे ना मिल रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। इसलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन का ब्लॉक बनना है।
एक लॉग मेंटेन करेगी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो बंदा जिसको कम्युनिकेट हो रहा है वो भी साइन करेगा और जो उसको इशू कर रहा है वो भी इसको साइन करेगा। नहीं तो उसको ईमेल करेगा और ईमेल रेड रिसेप्ट को वो चेक लगाएगा कि हाँ जब वो ईमेल पढ़े तो उसको रिटर्न एक रिसिप्ट की ईमेल आ जाए कि इसने ये मैसेज पढ़ लिया। बट इट्स बेटर कि वो फिर भी उससे इंटरकॉम के जरिए, फोन कॉल के जरिए या एक लॉग मेंटेन कर ले, क्योंकि जिस दिन बम फटता है वो बम ये फटता है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई तुमने दिया नहीं, वो कहता है मैंने दिया था, तुमने तो देख लिया था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। इट्स बेटर व्हाट व्हेन हाउ एंड हु टू कम्युनिकेट। आप एक लॉग मेंटेन कीजिए, उससे साइन लीजिए और उस लॉग की एक कॉपी स्कैन करके टॉप मैनेजमेंट को हर महीने में एक बार लाजमन ईमेल कर दीजिए। ओके, द लास्ट क्लाउज ऑफ or the last sub clause of this clause is 7.5 document information। देखें 1987 से जब से स्टैंडर्ड बना है आईएसओ की एक रिक्वायरमेंट रही है कि जब भी आप आईएसओ को काम करेंगे तो उसको डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, तो ये क्लाउज उसके बारे में बता कैसे डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आएगी, कैसे आप प्लान करेंगे और सबसे बड़ी बात कैसे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर भी आप डिज़ाइन की बात करते हो। ओके, सिर्फ 8.3 के अंदर डिज़ाइन की बात नहीं करते, क्लाउज नंबर 7 सब क्लाउज नंबर 7.5 में भी डिज़ाइन की बात होगी। फिर उसके बाद आप कैसे उसको क्रिएट करेंगे और फिर कैसे वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कैसे करेंगे, सारी बातें यहाँ पर आ रही है। चाहे आपका डेटा पेपर की शक्ल में हो, फॉर्म सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो, तो हेयर आई वांट टू टेल यू आईएसओ इस वर्जन में 2015 में कहता है कि डॉक्यूमेंट कुड बी इन एनी फॉर्म। स्टैंडर्ड में जी नोट की शक्ल में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड अगर आपके हाथ में है तो यू मस्ट रीड दिस। रिव्यू एंड अप्रूवल, और फिर जाहिर सी बात है जब वो बन जाए तो उसको रिव्यू करवाइए, अप्रूव कराइए, यानी अब के बाद जो भी कार्रवाई होगी, जो भी लिखत परत होगी वो उसी डॉक्यूमेंट में होगी, इसके अलावा कोई अपना डॉक्यूमेंट नहीं लाएगा। यहाँ पर फेलियर क्या आता है, जो कंपनीज को कॉन्स्टेंट फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस, आई मस्ट टेल यू एंड आई मस्ट हाईलाइट कि कोई कंपनी जो ठेके पे काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ लाता है। नो, नेवर। यहीं पर वो ऑर्गेनाइजेशन मार खा जाती है। एक्सटर्नल प्रोवाइडर को आपने कंट्रोल करना है। कोई भी बंदा आ जाए, जब आप उसको ये उसका अवेयरनेस दे रहे होंगे उसमें आप उसको बताएंगे कि हमें पॉइंट सी के मुताबिक कंट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, यानी एक्सटर्नल प्रोवाइडर की भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉय की नहीं। आप कस्टमर प्रोवाइडर को भी कहेंगे कि देखो भाई ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, आपके स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, हमारा बंदा आएगा कोई टॉप मैनेजमेंट से जो भी रिलेवेंट होगा वो आपसे टच में रहेगा, एक सेशन देगा, आपको डॉक्यूमेंट की कॉपी देगा, आपसे रिसीविंग सिग्नेचर लेगा। अब आपने इसी में ही डेटा करना है और इसी के आदर डाल के हमें इसी फॉर्म में देना है। इसके अलावा अगर हमने आपको 5 फॉर्मेट दिए तो 5 फॉर्मेट पे ही आपने गुजारा करना है। कोई छठा या इसमें से ना कोई बढ़ाना है ना आगे करना है, ना 4 करना है ना 6 करना है, ये मुझे 5 ही चाहिए, लेट्स सपोज। तो इसी तरह आपने इन चीज़ को फोकस करना है। वंस चीज़ें सारी हो जाए, आपने कंट्रोल और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करना है, उसकी अवेलेबिलिटी और सुटेबिलिटी को फोकस करना है कि कहाँ कब किस तरह कोई चीज़ यूज़ होगी और उसको आप कब तक प्रोटेक्ट करेंगे और कितना प्रोटेक्ट करेंगे। लेट सपोज आपने रिटेंशन दे दी 10 ईयर्स, तो इट्स वेरी इजी टू से बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो आपने उसको 10 साल रखना है। लेट सपोज आपका कस्टमर, आपका ऑडिटर कोई भी है या टॉप मैनेजमेंट खुद आपसे 6th ईयर में कहती है वो 6 साल पुराना डॉक्यूमेंट, अभी तो उसको 4 साल मजीद बाकी है रिटेन ऑब्सलेट होने या उसकी रिटेंशन को ख़त्म होने में। तो यहाँ पर रिटेंशन मीन कोई डॉक्यूमेंट आपको ऑब्सलेट भी हो गया तो भी आप उसको अपने पास 10 साल रखेंगे, क्योंकि आपने 10 साल लिखा है। अगर आपने 3 साल लिखा है, 1 साल लिखा है तो उतना ही मेंटेन करिए। बट ये कैन सेंसिटिव है, क्योंकि मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा अब 1 साल रखो, 6 महीने रखो, 10 साल रखो, क्योंकि जो फिगर मैं कह रहा हूँ मैंने देखा है पर्सनली, जब मैं ऑडिट पे जाता हूँ मैंने खुद देखा है लोगों को 6 महीने का भी होता है। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनको लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा ये डॉक्यूमेंट रखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इसको 6 साल भी रखता है तो हम वहाँ पर मैं चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस प्रोसेस के मॉडल के हिसाब से अपनी चीज़ों को मेंटेन करती है। फिर ये अलग बात है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है। रिट्रीव मीन्स अगर कोई ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट वापस से आप उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं और जो चेंज किया था उसको आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो रिट्रीवेबल होगा। तो इसको स्टोर कैसे करेंगे, इट डिपेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ही वेरी करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही डिपार्टमेंट में रहते हैं। वैसे मैं ये समझता हूँ सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये जो रिलेवेंट फंक्शन है वही अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट को मेंटेन करे, उसके कंट्रोल और चेंजेस को फोकस करे और रिटेंशन डिस्पोजिशन भी वही देखे। डिस्पोजिशन की पॉलिसी के ऊपर बात नहीं कर सकते कि एक इसकी एक यूनिक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट श्रेड होने चाहिए
और वो टॉप मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव या जो क्वालिटी सर्कल का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी नज़र में हो, और उसकी भी लोगो मेंटेन होनी चाहिए। और ये तमाम के तमाम लोग सॉफ्ट में होनी चाहिए, क्योंकि कम पेपर यूज़ कीजिए, एनवायरनमेंट का वैसे भी बहुत बुरा हाल है। तो इस चीज़ को देखिए, ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही बढ़ रही है, पेपर कम यूज़ कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, डॉक्यूमेंट कुड बी इन एनी फॉर्म, या आईएसओ खुद कहता है, इसकी गाइडलाइन है 9004, उसमें भी यही लिखा है। तो काइंडली फोकस ऑन दिस। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए इतना ही। एंड आई होप यू मस्ट enjoyed द वीडियो, एंड soon we will be with you with our new videos. Thank you very much. Join the latest videos to know more. Join the webinars for awareness programs, lead auditor programs and lead implementer programs. Don't miss the opportunities that we offer to students and experts.